हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ गॉर्डियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ केयर का आईपीओ, जो कि 20 से लेकर 24 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। और इस कंपनी की खास बात यह है कि जो आईवीएफ सेक्टर है उसके अंदर इस सबसे पहली कंपनी इंडिया की लिस्ट होने जा रही है। तो इसके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा होगा। फिर जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस के अंदर है, और अपने जो भी कंपटीटर्स हैं उनसे महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स और अंत में जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करते हैं। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम वैसे अंदाजा होता है, इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो सुबह दिखा रहा था 20% के आसपास, अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 15% के आसपास बता रहा है। मतलब थोड़ी सी जीएमपी डाउन हुई है, लगभग 12 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। और मैं आपको कहता भी हूँ थोड़ा वेट करना चाहिए, हमें 1-2 दिन और वेट करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि एग्जैक्ट डिमांड आने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी की जो एक्चुअल शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर, करीब 17 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, गॉर्डियम आईवीएफ ऐसी कंपनी है जो उन कपल्स को मदद करती है। कपल्स मतलब जो जोड़े होते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं जिनको बच्चे की ज़रूरत होती है और उनको बच्चा पैदा करने में परेशानी हो रही हो, मतलब नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा करने में अगर परेशानी होती है तो ये आईवीएफ सेंटर्स वगैरह काम आते हैं। इनका मेन काम है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। जैसे आईवीएफ होता है जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, पहले बाहर ही मतलब भ्रूण तैयार किया जाता है, फिर मतलब लेडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। एक होता है आईयूआई, इसके अंदर क्या होता है कि शुक्राणुओं को सीधा गर्भाशय के अंदर डाला जाता है। इस तरह की कई सारी टेक्निक्स होती है, तो उन टेक्निक्स पर ये कंपनी काम करती है। मतलब जिनको बच्चा चाहिए होता है, नेचुरल प्रोसेस से बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, तो उनके लिए मतलब ये आईवीएफ सेंटर्स वगैरह होते हैं। दूसरा, ये महिलाओं की कुछ देखभाल भी करती है, मतलब कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे पीसीओडीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, उसके अंदर औरतों की देखभाल करना। और जो सैरोगेसी होती है उससे जुड़े हुए जो कानूनी चीज़ें होती है उनकी सलाह वगैरह देना। सैरोगेसी मतलब जैसे क्या होता है कि भाई किसी को बच्चा पैदा करना होता है, 2 लोगों का बच्चा होता है, लेडीज जेंट्स, फिर क्या करते हैं कि भाई एक कोख उधार लेते हैं। कोख मतलब किसी और की पेट में बच्चा पैदा, वो सैरोगेसी कहलाती है। उसके अलावा इसके रिलेटेड और भी काफी सारी सर्विसेज वगैरह देती है। इसके मुख्य शहरों में 30 से ज्यादा सेंटर्स हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात करें तो आईवीएफ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से लगभग 71% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और ये फार्मेसी है, दवाइयां सेल करने से लगभग 29% का रेवेन्यू जनरेट करती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आईवीएफ सेक्टर के अंदर पहली कंपनी लिस्ट होगी, बट ये अपने सेक्टर की सबसे मतलब काफ़ी छोटी कंपनी है। इससे बड़ी कंपनी इंदिरा आईवीएफ है, बिरला है, नोवा है, ये काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं इससे। तो सेक्टर तो ठीक है, मतलब बुरा नहीं है सेक्टर, ये इन सेक्टर्स की डिमांड तो रहती है। बट देखिए इन सेक्टर में एडवांस्ड भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने थोड़ा रीड किया है, इससे एडवांस्ड और बड़ी कंपनियां काफ़ी, जैसे इंदिरा आईवीएफ है, नोवा, बिरला, वो थोड़ी इससे ज़्यादा एडवांस्ड है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं, जो कि 2023 से 2025 तक और सितंबर 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखिए तो एसेट्स के अंदर साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर भी सेम हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट के अंदर 2024 के अंदर हल्का सा डिप था, बट कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर, ये अच्छी बात है। मार्जिन अगर निकाले तो 2023 के अंदर 30.5% के आसपास के प्रॉफिट मार्जिन है, 2024 के अंदर 21.4% और 2025 के अंदर 26.95%, लगभग आप मान के चले 27% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है। बहुत बढ़िया है। और अभी FY26 के भी निकाले सितंबर तक तो 25% के आसपास निकल कर आते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। और प्रॉफिट मार्जिन हालांकि घटा है, बट ओवरऑल इसका प्रॉफिट जो है बढ़ा हुआ देखने को मिला है हमें। बाकी नेटवर्थ बड़ी है, रिजर्व्स इसके हाथ में 28 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। बोरोइंग्स भी बड़ी है, 22.5 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 के आसपास का है। बट आईपीओ के पैसे से लगभग 20 करोड़ रुपए अपना डेट पे कर लेगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, मतलब ये इसके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। बाकी एक चीज़ ये है कि भाई आरएचपी में मेंशन की हुई है, इस फाइनेंशियल शीट के अंदर नहीं बताया, आरएचपी में मेंशन किया हुआ है, इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है। वो अभी तक कोर्ट के अंदर कुछ केस वगैरह पेंडिंग चल रहा है। अगर टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, 45 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो कंपनी पर और डेट बढ़ सकता है और कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े और बिगड़ सकते हैं, तो ये थोड़ा रिस्क है इसके ऊपर। फिर इसकी आरओई FY25 तक 41% की है, आरओसी 39%, और सितंबर 2025 तक देखिए तो आरओई आरओसी लगभग 21% के आसपास है, कि बढ़िया है। पीयर्स की बात करें, पीयर कंपेरिजन अगर वैल्यूएशंस अगर देखें तो इंडिया की कोई भी कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है। इसने जो अपने पीयर्स मेंशन किए हैं, एक कंपनी इसमें अंदर यूएस की है और दूसरी कंपनी थाईलैंड की है। इसका पी 25 का है, तो अगर उनसे भी कंपेयर करें तो ओके वैल्यूएशंस है।
मतलब ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है। और बाकी अगर इसके रेवेन्यू देखिए तो 70 करोड़ रुपए के आसपास का है और इसका मार्केट कैप बनेगा 575 करोड़ रुपए के आसपास का। तो इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है इंदिरा आईवीएफ, उसका अगर ओवरऑल वैल्यूएशंस देखें अभी तो 9000 करोड़ रुपए के आसपास की बनती है और इसकी 575 करोड़ रुपए। उस हिसाब से इंदिरा आईवीएफ इससे काफ़ी बड़ी कंपनी है। फिर नोवा आईवीएफ, बिरला आईवीएफ, वो इससे बड़ी कंपनियां हैं। तो अपने सेक्टर के अंदर ही काफ़ी छोटी कंपनी है। थोड़ा नेगेटिव तो है बट ओवरऑल क्या है कि अपने सेक्टर के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। भाई छोटी कंपनी हो बट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। बस इसका ठीक ठीक परफॉर्मेंस है, इतना बुरा भी नहीं है, इतना वाव भी नहीं है। फिर प्राइस टू बुक इसका 10.48 का है और अदर्स जो यूएस और थाईलैंड की कंपनी उसका 0.25 से 5.33 के बीच का है। तो थोड़ा प्राइस टू बुक हाई है। मतलब ओवरऑल वैल्यूएशंस ज़्यादा महंगी नहीं है, ज़्यादा सस्ती नहीं है। मतलब ओके ओके कह सकते हैं, थोड़ा सस्ती करनी चाहिए थी। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये 20 से 24 फरवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा और इसकी जो लिस्टिंग डेट है 27 फरवरी को और ये फेस वैल्यू 5 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया है 75 रुपए से लेकर 79 रुपए के बीच में, 75 टू 79 रुपीज। 189 शेयर्स का लॉट है, मतलब 189 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इशू साइज 165 करोड़ रुपए का, काफी छोटी कंपनी है, बहुत छोटा इशू साइज है। ये T2T सेगमेंट में लिस्ट होगा जिसके अंदर सर्किट का लिमिट होता है 5%, 10% का, जैसे इस तरह का लिमिट होता है। फ्रेश इशू 90 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर 20 करोड़ रुपए अपना डेट पे करेगी, 50 करोड़ रुपए अपने नए सेंटर्स वगैरह लगाने वाली है उसके अंदर खर्च करने वाली है और OFS है 75 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर पहले हिस्सेदारी 99.98%, मतलब लगभग 100% के आसपास की हिस्सेदारी है। बाद में रह जाएगी 71.29% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग खराब नहीं है। मार्केट कैप बनेगा 575 करोड़ रुपए का, मतलब काफी छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। मतलब स्मॉल कैप कंपनियों में थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है। अब ये हो गई पूरी आईपीओ की डीटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें, नहीं करें, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैस पैरामीटर्स, सिर्फ रिस्क मापने के लिए, बाकी कुछ नहीं, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो सबसे पहली चीज़ जीएमपी देखते हैं। जीएमपी अभी 15% के आसपास बता रही है, ठीक है, खराब नहीं है। तो अभी जीएमपी के मामले में आधा पॉइंट देना चाहूँगा। 20% हो तो मैं पूरा 1 पॉइंट देता हूँ। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस ओके ओके, ज़्यादा महंगी नहीं, ज़्यादा सस्ती नहीं, प्राइस बैंड वाइज देखें तो ठीक ही नज़र आ रही है, तो उस हिसाब से आधा पॉइंट दे सकते हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन और एंकर लिस्ट आना बाकी है तो उसके बारे में आराम से डिस्कस कर लेंगे। छोटा इशू है सब्सक्रिप्शन, एंकर लिस्ट की कोई विशेष उम्मीद तो नहीं है, नॉर्मल एंकर लिस्ट आ सकती है या नहीं भी आए, ऐसा पॉसिबल है। तो अभी तो थोड़ा रिस्की नज़र आ रहा है, अभी थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। बाकी एक दो दोस्तों चीज़, आप रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हो तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि आईवीएफ सेक्टर के अंदर ये सबसे पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, इसके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। बाकी कंपनी ओवरऑल देखा जाए फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, मार्जिन वगैरह बढ़िया है, इसके 25% के आसपास मार्जिन है, बढ़िया बात है। आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, ROE वगैरह बढ़िया है, प्रमोटर की होल्डिंग भी आईपीओ के बाद अच्छी रहेगी। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये है कि सेक्टर के अंदर ये छोटी कंपनी अभी सेक्टर के अंदर काफी पीछे है और टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाती है इंदिरा आईवीएफ, नोवा, बिरला, इनसे अगर कंपेयर करें तो। बाकी स्मॉल कैप है, थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। बाकी एक क्या है कि 45 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी है, वो अभी क्या है कि केस जो है पेंडिंग चल रहा है। अगर 45 करोड़ की लायबिलिटी आ जाती है इसके ऊपर तो थोड़ा और इसको नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो सकती है। बाकी अभी अगर नहीं आए तब तक तो ठीक है, ठीक है ना। तो ये साथ में एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। छोटी कंपनी उसके ऊपर 45 करोड़ रुपए का अगर लायबिलिटी होती है तो बहुत बड़ी होती है, टैक्स लायबिलिटी है। ओवरऑल अगर इस टैक्स लायबिलिटी को हटा दें तो ज़्यादा इतनी रिस्की कंपनी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, ओके ओके कह सकते हैं कंपनी को, बैलेंस कंपनी कह सकते हैं। बट ये रिस्क मैंने आपको मेंशन किया, इसके कारण थोड़ा रिस्क तो बढ़ ही जाता है। पर्सनली मुझे तो कम थोड़ा अट्रैक्टिव लगी, मतलब लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से। अगर देखते हैं कुछ लिस्टिंग गेन्स का कुछ चांस बनता है, अगर कुछ ज़्यादा डिमांड वगैरह आती तो एक अलग चीज़ है। कि आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और वीडियो देखिए, अगर आपकी हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मतलब मुझे पता है कि क्लैरिटी तो आ जाती है, क्लैरिटी आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।